में थ्योरीज कॉन्सेप्ट्स को समझाने का इस वक्त हमारे पास वक्त नहीं है। मैं सिर्फ एक रिमाइंडर या रिवीजन की तरह तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड की तरफ तीनों ही थिंकर्स के कोटेशंस को एक साथ बता दूं। दिमाग में बिठाने की कोशिश करना जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, ताकि एक रिलेशन बन पाए इन कोट्स के साथ, या फिर असर्शन रीजनिंग बेस्ड भी कोई क्वेश्चन आए तो तुम आंसर कर पाओ। ठीक, बहुत मोस्ट एसेंशियल है उनका, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डुअल मोरालिटी का जो कॉन्सेप्ट वो देते हैं। क्विक और रैपिड रिवीजन वीडियो की तरह इसको तुम लोग ले सकते हो। 15 से 20 मिनट अपना मुझे दोगे तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के सारे थिंकर्स का एक क्विक रिकैप और रिमाइंडर करा दूंगा। जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उनको टिक टिक करके अपने तरफ से चेक कर लेना कि तुमने इनका एडिक्वेट रिवीजन कर लिया है। थिंकर्स के पर्सनल लाइफ के बारे में, इंपॉर्टेंट आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स प्लस इंपॉर्टेंट कोटेशंस के बारे में बता दूंगा। कोटेशंस का ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से तोते की तरह तुम्हें बता दिया और तुमने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। बिल्कुल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कौन से बुक में बताया था और क्यों बताया था, ताकि दूसरे रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व कर पाओ। मेरा यही मिशन है, टू मेक पॉल साइंस सिंपल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। के वीडियो में 3 थिंकर्स को कवर कर दूंगा, प्लेटो, एरिस्टोटल और मैकियावेली। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तीनों थिंकर्स हॉब्स, लॉक और रूसो को एक साथ देखना जरूरी है, इसलिए उनको दूसरे वीडियो में करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मार्क्स और जॉन रॉल्स को भी एक साथ देखने की आवश्यकता है, इसलिए उनके लिए एक तीसरा वीडियो करूंगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक कमेंट्स भी जरूर करना। क्यों? तो प्लेटो से शुरू करेंगे। प्लेटो का पता है तुम सबको कि 428-27 बीसी के आसपास वो पैदा हुए थे एथेंस के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है उनके बर्थ के रिगार्डिंग। और डेथ के बारे में अगर बताया तो 348-47 बीसी के आसपास वो उनकी डेथ हुई थी एथेंस में ही। इंपॉर्टेंट अगर बातें उनके लाइफ के बारे में बताएं तो वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, पढ़े लिखे घर से भी थे, और फिजिकली भी ही वॉज वेल बिल्ट, जहां से कि उनका नाम प्लेटो पड़ता है। उनका ओरिजिनल नाम ध्यान रखना, उनका ओरिजिनल नाम एरिस्टोक्लेस उनका नाम था, एरिस्टोक्लेस। प्लेटो उनका पेट नेम था, जो कि डिराइव होता था प्लेटिस वर्ड से, जिसका मतलब है ब्रॉड शोल्डर। क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड और वेल बिल्ड इंसान थे, तो शायद उनका नाम प्लेटो, इसी वजह से शायद उनका नाम प्लेटो पड़ा था। वो सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे। एकेडमी नाम के स्कूल को उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। और आगे चल के एक और जो इंपॉर्टेंट थिंकर है एरिस्टोटल, उनको प्लेटो ने ट्रेन किया था। प्लेटो को हम फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी भी कहते हैं। फिलोसॉफी के फादर इनको क्यों कहते हैं? फिलोसॉफी के फादर से ही तुम लोग रिलेट करके याद रख लेना कि वो एक यूटोपियन थिंकर थे, और वो एक आइडियाज के बारे में बात करने वाले थिंकर थे, जिनसे जुड़े हुए उनके कॉन्सेप्ट से आगे हम थोड़ी देर में देखेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी, क्विक रिवीजन ले लो। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर 2 ब्रांचेस होते हैं। पॉलिटिकल फिलोसॉफी का एक ब्रांच होता है और पॉलिटिकल साइंस का एक ब्रांच होता है। पॉलिटिकल साइंस वाले ब्रांच का फादर हम एरिस्टोटल को कहते हैं, और पॉलिटिकल फिलोसॉफी वाले ब्रांच का फादर हम प्लेटो को कहते हैं, क्योंकि वो फिलोसॉफिकल और आइडिएशनल बातें करते हैं। और एरिस्टोटल ज्यादातर एक्सपीरियंस, सेंस ऑर्गन से देख के चीजें सीखने के बारे में बात करते हैं। अब अगर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो तुम्हें रिवाइज करना है प्लेटोस क्रिटिक ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्यों डायरेक्ट डेमोक्रेसी को वो क्रिटिक करते थे, और उसका ऑल्टरनेटिव अगर कुछ बताते थे तो क्या बताते थे। इन सबके कॉन्सेप्ट्स में जाने के लिए हमारे पास अभी टाइम नहीं है, लाइव क्लासेस में हम इन सबको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वक्त मैं सिर्फ एक रिमाइंडर और रिविजन की तरह तुम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इंपॉर्टेंट थीम्स की बात करें तो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। इसी के अराउंड उनकी पूरी थियोराइजिंग, उनकी पूरी फिलोसोफाइजिंग जो है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या है उसको चेक कर लेना। और थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को समझाने के लिए वो यूज करता है एलिगोरी ऑफ द केव। एलिगोरी ऑफ द केव को भी रिवाइज कर लेना। उसके साथ एलिगोरी ऑफ केव के साथ ही और भी उनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर रूलर, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसरशिप, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। इन सारी चीजों को उसी के साथ क्विकली रिवाइज कर लेना। अब उनका सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया बनता है जस्टिस का कॉन्सेप्ट और आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट। जस्टिस के रिगार्डिंग याद रखना कि उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी इस तरह के बताए थे कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी उन्होंने दिए थे, उन सबको एक बार रिवीजन कर लेना। जस्टिस का क्या डेफिनेशन था, सिटी सोल एनालॉजी क्या था उसको याद कर लेना। किस तरह से 3 सेगमेंट्स में वो डिवाइड करते हैं सोसाइटी को, और कैसे हर एक सेगमेंट के अपने अपने काम करने के तरीके से वो जस्टिस को जोड़ते हैं, उस चीज को देखना। कैसे वो कहते हैं कि स्टेट के पार्ट हो जाने से इंडिविजुअल जस्ट हो जाता है। इन सब चीजों को असर्शन रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स के लिए एक बार फटाफट रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट देखना उनके आइडियल स्टेट के कॉन्सेप्ट को, एक जो चेन ऑफ आर्गुमेंट्स है प्लेटो का, उस चीज को एक बार रिवाइज करते हुए चलना। फिर वो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, उसको ध्यान देना। वहां से कैसे तुम रिलेट कर सकते हो उनके फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट्स को, उसको भी देख लेना। मिथ ऑफ मेटल्स के बारे में वो बात करते हैं, नोबल लाइज के बारे में बात करते हैं, उसको ध्यान में देना। आइडियल पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, वो एक स्पेसिफिक नंबर बताते हैं कि ये नंबर जो है ये एक आइडियल पॉपुलेशन बन सकता है। क्यों ये आइडियल पॉपुलेशन बन सकता है, उस पर भी ध्यान देना कि क्या नंबर था और क्यों उस नंबर के बारे में वो बात करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क्स की अगर बात करें तो रिपब्लिक उनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, मैग्नम ओपस है रिपब्लिक। द स्टेट्समैन एक इंपॉर्टेंट बुक है, लॉज एक इंपॉर्टेंट बुक है। इस तरह की और भी चीजें उन्होंने लिखी थी, जैसे एपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस। इस तरह की बड़ी सारी चीजें हैं, बट जो सबसे पॉपुलर है वो सबसे पॉपुलर के अंदर हमें रिपब्लिक देखने को मिलता है।
स्टेट्समैन देखने को मिलता है और लॉ नाम का जो सीरीज है वो भी देखने को मिलता है उनके अंदर, ठीक है, उसको ध्यान रखना। कोटेशंस के बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, एंड की तरफ तीनों ही थिंकर्स के कोटेशंस को एक साथ बता दूंगा। आगे अगर हम एरिस्टोटल तक चलते हैं तो एरिस्टोटल का हमें देखने को मिलता है 384 में। याद रखना वो एथेंस के नहीं थे, वो स्टैगिरा नाम के एक जगह से आए थे, बाहर से आए थे वो, जिसके चलते उनको हमेशा आउटसाइडर ही की तरह देखा जाता था। एथेंस के अंदर नॉन एथेनियन थे वो। मेटिक नाम का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, ये सारे एमसीक्यूज के लिए पूछे जा सकते हैं, इन सब चीजों को रिवाइज कर लेना। मैटिक बुलाया जाता था उनको क्योंकि वो नॉन एथेनियन थे। 322 बीसी में जो था उनका डेथ हुआ था चार्ल्सिस नाम की जगह पे, ठीक है। उनके पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग तुम्हें ध्यान रखना है कि वो प्लेटो के एक स्टूडेंट थे। प्लेटो को मानते भी थे, बट प्लेटो से बहुत सारे उनके कॉन्ट्रडिक्शंस भी थे। कौन कौन से कॉन्ट्रडिक्शंस थे उनको ध्यान रखना। वो अपना एक एकेडमी, अपना एक स्कूल वो भी स्टार्ट करते हैं। स्कूल के नाम को ध्यान दे देना, लाइसियम नाम का स्कूल खोलते हैं। क्यों लाइसियम खोलते हैं, क्यों प्लेटो के एकेडमी के रहने के बावजूद भी वो लाइसियम नाम का स्कूल खोलते हैं, उसको ध्यान रखना। लाइसियम के टीचिंग के मेथोडोलॉजी और प्लेटो के एकेडमी के टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्या फर्क है, इन सब चीजों को देख लेना। मैं फिर से कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स में जाने का इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं है। लाइव क्लासेस में ये सारे हम कवर कर चुके थे, अब नेक्स्ट बैच शुरू होने वाला है, वहां भी लाइव क्लासेस के अंदर ये सब चीजें कवर करूंगा। बट अभी क्योंकि 2 दिन एग्जाम के लिए रह रहा है, तो क्विक रिमाइंडर, क्विक रिकैप अपने तरफ से इन सब चीजों का कर लेना। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं उनको, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि क्योंकि 2 ब्रांचेस हैं पॉलिटिकल थ्योरी के, फिलोसफी एंड साइंस। फिलोसफी के फादर प्लेटो को कहते हैं, साइंस के फादर एरिस्टोटल को कहते हैं, इस चीज का ध्यान रख लेना। फिर उनके फादर का नाम निकोमेकस था और उनके सन का नाम भी निकोमेकस था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ एक बुक भी है उनका, निकोमेकियन एथिक्स नाम की जो बुक है, उस बुक को उन्होंने लिखा था, उनके बेटे ने उसको एडिट करके बाद में पब्लिश किया था। उनके फादर जो थे फिजिशियन थे, मैसिडोनिया के राजा के कोर्ट में वो फिजिशियन थे। कैसे कैसे उनका रिलेशन जो है मैसिडोनिया के कोर्ट के साथ बना, और एरिस्टोटल भी बाद में कैसे मैसिडोनिया के जो प्रिंस थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो बनते हैं आगे जाके, उनके ट्यूटर बनते हैं, उनके ट्रेनर बनते हैं, उन सब चीजों को रिवाइज करते हुए चलना कि असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस भी तुम अटेम्प्ट कर पाओ। इन्फ्लुएंस क्या था एरिस्टोटल के लाइफ के ऊपर, एरिस्टोटल ने किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस लिया था कि वो बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बात करते थे। वो क्लासिफिकेशन ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं। इतनी जो सिस्टमेटिक उनकी स्टडी थी, वो सिस्टमेटिक स्टडी कैसे डेवलप होती है, वो सिस्टमेटिक स्टडी डेवलप होती है, वो अपने फादर को देखते हैं बचपन से, जो कि एक फिजिशियन थे, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ चीज़ों के ऊपर ध्यान देते थे, साइंटिफिक अप्रोच पे ध्यान देते थे। वहाँ से उन्होंने सीखा था इन सब चीज़ों को एक बार ध्यान देना कि उनके नोइंग, उनके प्रोसेस ऑफ नोइंग हाउ इट वाज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ नोइंग ऑफ प्लेटो। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर मेन कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैं बताऊँ तो मेन कॉन्सेप्ट्स के अंदर आ जाएगा उनका रिलेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एथिक्स का जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल थिंग हमें देखने को मिलता है, जिसके चलते उनके सारे आइडियाज़ जो थे वो डेवलप हुए थे। एम ऑफ पॉलिटिक्स इज टू अपलिफ्ट द मॉरल्स एंड एथिक्स, उनका यही मानना था। इस चीज को हमें हमेशा से ध्यान रखते हुए साथ में चलना। ह्यूमन बींग्स को वो एक पॉलिटिकल एनिमल की तरह हमेशा कहते थे कि मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, उसके ऊपर देखना है। और उनके पूरे फिलोसॉफी का जो 2 पार्ट है, एक जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, एक जो मॉरल एस्पेक्ट है, उन दोनों चीजों को देखते हुए चलना। जो हमें उनके जस्टिस के डेफिनेशन के केस में भी मिल जाता है कि जस्टिस को भी वो एक पर्टिकुलर सेंस में जस्टिस को बताते हैं, पॉलिटिकल सेंस में जस्टिस को बताते हैं, और एक यूनिवर्सल मॉरल सेंस में भी जस्टिस के बारे में बताते हैं। यूनिवर्सल मॉरल डेफिनेशन ऑफ जस्टिस एरिस्टोटल का क्या है, पॉलिटिकल पार्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ जस्टिस एरिस्टोटल का क्या है, इन सब चीजों को एक बार रिवाइज कर लेना। फिर उनके थ्योरी ऑफ कॉजेशन, 4 कॉजेस के बारे में वो बात करते हैं, फॉर्मल कॉज, मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज और फाइनल कॉज। कॉजेशन के बारे में देख लिया। उनके थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस को देखना, जो यूडेमोनिया का उनका कॉन्सेप्ट है, उसको एक बार रिवाइज कर लेना। गोल्डन मीन के बारे में वो बात करते हैं कि वर्च्यू जो है वो मीन है 2 वाइसेस का, गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट देते हैं, उसको भी एक बार चेक करना। सिटीजनशिप का उनका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उनके जो आइडियाज है सिटीजनशिप के, वो आगे जाके पॉलिटिकल थ्योरी में सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट के अंदर, सिटीजनशिप के डिबेट के अंदर भी तुम लोग देखोगे। जो सिविक पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट है, जो डायरेक्ट पार्टिसिपेटरी सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, जो एरिस्टोटल के टाइम से आया था, उसको ध्यान रखना है। स्लेवरी के ऊपर उनका क्या व्यू था, प्रॉपर्टी के उनके ऊपर उनका क्या व्यू था, नॉट जस्ट क्या व्यू था, उनका व्यू क्यों था। जो भी कई लोग कहते भी हैं कि एरिस्टोटल जो है स्लेवरी को जस्टिफाई करते थे, प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करते थे। क्यों जस्टिफाई करते थे उसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनके पर्सपेक्टिव्स ऑन वुमेन को ध्यान रखने की आवश्यकता है। चिल्ड्रन के ऊपर उनका क्या पर्सपेक्टिव था, उसके ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता है। असर्शन रीजनिंग के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
वो किसी आइडियल स्टेट के बारे में बात नहीं करते हैं, इसका ध्यान रखना है। एरिस्टोटल जो है एक सपनों की नगरी, यूटोपियन नगरी, अनलाइक प्लेटो इस तरह की बात वो नहीं सोचते हैं। वो कहते हैं बेस्ट पॉसिबल स्टेट के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था वो सुपर सुपर मतलब मोस्ट एसेंशियल टॉपिक आप कह सकते हो कि प्लेटो एरिस्टोटल की जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर भी तुम लोगों को ये टेबल बना के चलना है कि ओलिगार्की के साथ इस तरफ कौन-सा है, एरिस्टोक्रेसी है, पॉलिटी के साथ इस तरफ कौन-सा दूसरा एस्पेक्ट है, ठीक है? इसको याद रखते हुए तुम लोगों को चलना है पूरे टेबल को बना के। और पॉलिटी को वो प्रेफ़र करते हैं, क्यों पॉलिटी को प्रेफ़र करते हैं असर्शन रीज़निंग के लिए, ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी, इसको भी ध्यान रखना। अ, कि मोनार्की की ऐसी कौन-कौन सी बुरी चीज़ें हैं जिसके बारे में वो बताते हैं, टायरनी में क्या अच्छा है, टायरनी में क्या बुरा है, एरिस्टोक्रेसी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन सब चीज़ों का एक टेबुलर फॉर्मेट में अंडरस्टैंडिंग ज़रूर रखना, ठीक है? और जस्टिस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिस के कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करते हुए डिस्ट्रीब्यूटिव और करेक्टिव एस्पेक्ट दोनों के बारे में वो बात करते हैं, इन दोनों चीज़ों को एक बार देख लेना, ठीक है? मॉडल और यूनिवर्सल जस्टिस की बात करते हैं, मैंने पहले ही बोला, इन सब चीज़ों को एक बार ध्यान में रख लेना। करेक्टिव जस्टिस की भी वो बात करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है? और इंपॉर्टेंट वर्क्स की अगर बात करें तो पॉलिटिक्स नाम का बुक उन्होंने लिखा है, निकोमेकियन एथिक्स मैंने ऑलरेडी बोला है, मेटाफिजिक्स नाम के बुक उन्होंने लिखा है और भी छोटे-बड़े बहुत सारे वर्क्स, बहुत सारे काम उन्होंने किया है प्लेटो की तरह ही। बट इंपॉर्टेंट जो है ये 3 ही इंपॉर्टेंट सबसे निकल कर आते हैं कि पॉलिटिक्स, निकोमेकियन एथिक्स और मेटाफिजिक्स जो बुक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब आगे चल के इन दोनों थिंकर्स को हम एंशिएंट फेज़ में डालते हैं, आगे जाके मैकियावेली आएँगे, जो कि हम कहते हैं कि मिडल पॉइंट है बिटवीन मीडिएवल एंड मॉडर्न या फिर एंशिएंट एंड मॉडर्न, इसके बिल्कुल बीचों-बीच जो है खड़ा हुआ थिंकर हम देखते हैं मैकियावेली को। मैकियावेली के बारे में भी क्विक क्विक चीज़ें बता देता हूँ, इन सबको एक बार अपनी तरफ से रिकॉल कर लेना। मैकियावेली जो है वो पैदा हुए थे इटली के अंदर 1469 में वो पैदा हुए थे फ्लोरेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है 1469 फ्लोरेंस, इटली में वो पैदा हुए थे। ठीक है, डेथ हुआ था उनका 1527 के अंदर, 1527 में उनका डेथ हुआ था, फ्लोरेंस में ही उनका डेथ हुआ था, ठीक है। ही वाज़ वर्किंग ड्यूरिंग द एरा ऑफ रेनेसाँ, उस वक़्त यूरोप में रिफॉर्मेशंस चल रहे थे, रेनेसाँ चल रहा था। पॉलिटिकल, लिटरेरी, रिलीजियस हर स्फेयर में नए-नए चीज़ें आ रहे थे, नए-नए चेंजेस हो रहे थे, तो उस कॉन्सेप्ट को, उस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख के चलना। वो मिले थे गैलीलियो वगैरह जो कि साइंटिस्ट्स थे, उन लोगों के संगत में वो आए थे, उनसे किस तरह से वो इंस्पायर हुए थे, उसको भी ध्यान में रखना। डिप्लोमेट थे, फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन थे, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना। अगर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करूँ तो रिवीजन में तुम्हें ज़रूर करना है उनके कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में उनका क्या व्यू था, क्यों व्यू था उसको भी देखना ज़रूरी है, क्या था तो पता है सेल्फिश, विकेड, फिकल, अनग्रेटफुल ये सारी चीज़ें वो कहते थे, बट क्यों कहते थे वो इंपॉर्टेंट है असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए। पॉलिटिक्स और एथिक्स को सेपरेट करके रखना चाहते थे वो, रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट करने की बात करते थे। फर्स्ट सेकुलर भी इनको इसलिए इनफैक्ट कहा जाता था, उसको भी ध्यान रखना। सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन्होंने किया था। एंड जस्टिफाइज मीन्स वाला एक जो कॉन्सेप्ट था उसको वो लेकर आए थे कि स्टेट क्राफ्ट के लिए राइज़न डिटाट या फिर स्टेट के पर्पस के लिए, स्टेट को ज़िंदा रखने के लिए जो भी करने की आवश्यकता होती है, राजा को वो सारे स्टेप्स लेने चाहिए, उस पे भी ध्यान रखना। बहुत मोस्ट एसेंशियल है उनका, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डुअल मोरालिटी का जो कॉन्सेप्ट वो देते हैं, डुअल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी समझा तो नहीं पाऊँगा, समझाने का टाइम बचा नहीं है, मैकियावेली के ऊपर एक वीडियो है भी, थोड़ा बहुत जाके चेक कर सकते हो उनके लाइफ के बारे में। ठीक है, डुअल मोरालिटी के बारे में वो बात करते हैं, बट वो ध्यान रखने की बात है कि वो ए मॉरल है, ही इज़ नॉट इमोरल, ठीक है? इमोरल नहीं है वो, इमोरलिटी की बात वो नहीं करते हैं। वो नहीं कहते हैं कि तुम भई कोई भी सारे गलत काम करो, वो नहीं कहते हैं। वो सिर्फ़ कहते हैं कि मॉरल्स हैं, बहुत ज़रूरी हैं, बट मॉरल्स को राज्य को चलाने के केस में बीच में मत लाओ, उनको अलग रखो। घर जब पहुँचते हो, तो घर पहुँच के तुम करो, अपने फैमिली से प्यार करो, बच्चों से प्यार करो, सच बोलना सिखाओ अपने बच्चों को, नेक बनना सिखाओ अपने बच्चों को। बट जब तुम राज्य के लिए डिसीज़न ले रहे हो, जब तुम एक किंग हो, जब तुम एक प्रिंस हो, जब राज्यसभा में बैठे हो, उस वक़्त इन सब चीज़ों को ध्यान में मत रखो, ठीक है? डुअल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। फॉक्सेस एंड लायंस दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वियर्टू एक कॉन्सेप्ट है जिसको कई लोग वर्च्यू भी कहते हैं, बट दैट इज़ नॉट वर्च्यू इन ट्रू सेंस, इसको हम वियर्टू का एक कॉन्सेप्ट है, उसका वियर्टू के कॉन्सेप्ट को देखना, किस तरह से उसको फॉर्च्यूना के साथ रिलेट करते हैं, फॉर्च्यून और वर्च्यू को कैसे रिलेट करते हैं कि अ, फॉर्च्यूना को वो कहते हैं कि ये एक एक बिल्कुल तबाही मचाते हुए एक नदी की तरह है। उसको जो है ना डैमिंग करना है महाराजा को, राजा को उसको डैमिंग करना है, उसके ऊपर ध्यान रखना। रिलिजन के ऊपर उनके व्यूज़ इम्पोर्टेंट है कि सिटिज़न्स के लिए अलग व्यू रखते हैं वो, राजा के लिए अलग व्यू रखते हैं कि ही वाज़ नॉट एंटी रिलिजन एज़ सच, ही वाज़ एंटी चर्च, चर्च को बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करते थे। क्यों नहीं पसंद करते थे, इन सब चीज़ों को रिवाइज़ करना। मिलिट्री के बारे में उनका क्या व्यू था, परमानेंट मिलिट्री रखना चाहते थे वो, मर्सेनरीज़ जो यूरोप में उस वक़्त पॉपुलर था, उसके काफ़ी अगेंस्ट थे वो, इसको भी देख लेना।
रिपब्लिकन और मोनार्किकल सिस्टम के बीच वो एक डिबेट रखने की कोशिश कर रहे थे अपने बुक्स के थ्रू, प्रिंस के थ्रू वो मोनार्की को या न्यू प्रिंसिपैलिटीज को सपोर्ट कर रहे थे। डिस्कोर्सेस ऑन लिवी जो बुक है उनकी, उसके थ्रू वो रिपब्लिकनिज्म को प्रमोट करना चाह रहे थे। इन कोर जो है माकियावेली रिपब्लिकनिज्म को पसंद करने वाले एक इंसान थे। ही लाइक्ड रिपब्लिकनिज्म, इसीलिए कई लोग कहते हैं कि द प्रिंस मे बी वाज अ सटायर ऑन द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उसको ध्यान रखना, किस रूलर के वक्त उनको पनिशमेंट मिला था वो ध्यान रखना, मेडिची रूलर के वक्त उनको मिला था। तो ये सारी चीजें जो है माकियावेली की एक बार क्विकली रिवाइज कर लेना। मेजर वर्क्स की अगर बात करें तो उनके सारे ही मोस्टली सारे ही वर्क्स जो है, सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स उनके डेथ के बाद पोस्टमसली ही पब्लिश हुआ था। लोग कहते हैं कि वो कई बार लिख के उन्होंने रखा था, बट वो हिम्मत नहीं कर पाते थे, लोगों के सामने जाके चीजें बोल नहीं पाते थे। ऑल दोस थिंग्स वर देयर। ठीक है, स्टिल इंपॉर्टेंट बुक्स की अगर बात करें, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी 1531 में पब्लिश हुआ था, और द प्रिंस जो उनका मैग्नम ओपस माना जाता है 1532 में उसके बाद पैदा हुआ। तो क्रोनोलॉजिकली अगर अरेंज करने को बुक्स के बारे में बताया जाए तो ध्यान रखना कि पहले 1531 में उन्होंने उनकी जो डिस्कोर्सेस ऑन लिवी बुक है वो बाहर आई थी। वो तो तब तक थे नहीं, जा चुके थे तब तक। प्रिंस बुक उसके बाद आई थी, और फ्लोरेंटाइन हिस्ट्रीज नाम की भी एक बुक थी, वो उसके बाद सामने आई थी। अब इंपॉर्टेंट कोटेशंस के बाद मैं करना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन सारे ही थिंकर्स के बारे में बता दूंगा, जो कि एक कोट चीट शीट की तरह भी तुम्हारा काम करेगा। तो इन कोटेशंस को ध्यान में रख के चलना और दिमाग में बिठाने की कोशिश करना जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, ताकि एक रिलेशन बन पाए इन कोट्स के साथ, ताकि एक अगर रिलेशनल क्वेश्चंस भी कल को आए तो तुम आंसर कर पाओ, या फिर असर्शन रीजनिंग बेस्ड भी कोई क्वेश्चन आए तो तुम आंसर कर पाओ। ठीक, जस्टिस इज द एक्सेलेंस ऑफ द सोल एंड इनजस्टिस इट्स डिजीज। ये प्लेटो रिपब्लिक के बारे में, रिपब्लिक अपने वर्क में बताते हैं। ये क्यों कहते हैं, इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि जस्टिस को जो है एरिस्टोटल बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। सारे ही लोग जस्टिस को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर, सारे ही पॉलिटिकल थिंकर्स। ठीक है, तो एरिस्टोटल तो प्लेटो हमने देखा कि कहते हैं जस्टिस जो है वो आपके आत्मा को संतुष्ट करने लायक एक चीज है, आपके आत्मा को खुश करने लायक एक चीज है, आपके सोल के लिए हेल्दी है वो। अगर आप अनजस्ट होते हो तो भले ही आप अमीर बन सकते हो, इनजस्टिस करके आप पैसे कमा सकते हो, इनजस्टिस करके आप अपने लिए कुछ फायदे कर सकते हो, बट जस्टिस के बिना आपका जो हृदय है, आपका जो आत्मा है, वो हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि इनजस्टिस इज अ डिजीज टू योर सोल। ये कॉन्सेप्ट प्लेटो देते हैं। Justice means minding one's own business and not meddling with other men's concerns। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये डायरेक्टली जो है प्लेटो के जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में सोसाइटी में बात करते हैं, डिवीजन इन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं कि तीन तरह के लोग होंगे, एक जो विजडम वाले लोग होंगे, एक जो वर्च्यू वाले लोग होंगे, दूसरे जो करेज वाले लोग होंगे, तीसरे जो कि हमेशा कंजम्पशन के बारे में सोचने वाले लोग होंगे, एपेटाइट से ड्राइवन लोग होंगे। ये तीन लोग जब अपना अपना निर्धारित कर्म समाज में करते रहेंगे, तब वो समाज आइडल स्टेट बनेगा, तब वो समाज जस्ट स्टेट बनेगा। तो इसीलिए जो है प्लेटो ने ये स्टेटमेंट अपने रिपब्लिक बुक में डाली थी। आगे नेक्स्ट है द स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। ये कहां से आता है? ये भी रिलेट होता है उनके कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस के साथ। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि इंडिविजुअल लेवल पे किसी भी सिटीजन के लिए जस्टिस को अचीव कर पाना बहुत ही मुश्किल है, या तो कह सकते हो कि आप नामुमकिन है। जस्टिस को इसीलिए हमें स्टेट लेवल पे इंश्योर करने की आवश्यकता है, स्टेट लेवल पे एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता है। एक बार जब स्टेट लेवल पे जस्टिस एस्टैब्लिश हो जाएगा, यानी कि सारे ही तीनों डिफरेंट क्लासेस के लिए काम जब निर्धारित हो जाएंगे, तब हर एक इंडिविजुअल, प्रत्येक इंडिविजुअल उस क्रिएटेड स्टेट के स्ट्रक्चर्स का जब पार्ट बन जाएगा, तो अपने आप न्याय सिद्ध हो जाएगा, अपने आप जस्ट हो जाएगा। इसीलिए उनका कहना था कि स्टेट जो है वो इंडिविजुअल्स का ही एक समूह है। अगर स्टेट को हम सही रखेंगे तो इंडिविजुअल्स भी अपने आप सही रहेंगे। The price good men pay for indifference to public affairs is to be ruled by evil। कहते हैं कि अगर आप वाइज हो, अगर आप जानते हो, अगर आप में वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप में वो वर्चूज हैं, रूल करने वाले, लोगों को सिखाने वाले वर्चूज अगर आपके अंदर हैं, और आप फिर भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, फिर भी आप घर पे बैठे हो, घर पे सो रहे हो, तो आप जो है आप अपने आप एक मौका दे रहे हो कि आपसे इनअप्रोप्रिएट इंसान जो है आपके ऊपर रूल करे, आपसे कम टैलेंटेड रूल आपके ऊपर इंसान जो है आपके ऊपर रूल करे। उसी के साथ रिलेट करके जो है एरिस्टोटल इस कॉन्सेप्ट को, इस कोटेशन को देते हैं। अब अगर एरिस्टोटल की हम बात करें तो एरिस्टोटल के कोटेशंस इंपॉर्टेंट है कि मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कोटेशन है ये, और इसको पूछने की पॉसिबिलिटीज अगर मैं सही बताऊं तो अब थोड़ा सा कम हो चुका है। ठीक है, अब नहीं पूछेगा कोई कि मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर यूज्ड, एग्जॉस्ट हो चुका है अब ये कोटेशन। ठीक है, फिर भी पॉलिटिक्स बुक में उनका था, तो इसको देख के रख लेना। He who is unable to live in society or who has no need because he is sufficient for himself must either be a beast or a god। इसको मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे एमसीक्यू की तरफ ही डाला था। टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हो, मेकिंग पॉल साइंस सिंपल। वहां भी एमसीक्यूज रेगुलर डालते रहता हूँ दिन भर।
तो इस कोटेशन का क्या रिलेशन है, क्या कॉन्टेक्स्ट है इस कोटेशन का? इस कोटेशन का यही कॉन्टेक्स्ट है कि क्योंकि अरिस्टोटल के लिए पोलिस जो है, पोलिस की एक्टिविटीज़ जो है, वो बहुत ही पवित्र कोई चीज़ है। और उसी को करने के लिए जो है इंसान का जन्म हुआ है, इंसान का जो टेलोस का कॉन्सेप्ट वो देता है, इंसान का जो एंड है, इंसान का जो ऑब्जेक्टिव है, इंसान जो यूडेमोनिया हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट है, ये यूडेमोनिया इंसान कहाँ से पाता है? ये यूडेमोनिया इंसान पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, सिविक पार्टिसिपेशन से पाता है। इसीलिए उनका ये कहना है कि जो भी सोसाइटी के अफेयर्स में जो भी सिविक पार्टिसिपेशन से खुद को अलग रखता है, वो या तो कोई हैवान है या फिर वो भगवान है, क्योंकि वो इंसान तो हो ही नहीं सकता है। The state comes into existence for the sake of life and continues to exist for the sake of good life. Once again, स्टेट के ऊपर उनका बहुत अच्छा ट्रस्ट था, बहुत अच्छा होप था। उनका लगता था, उनका उनका ये कहना था, उनका ये सोचना था कि स्टेट जो है वो बना ही इसलिए है ताकि इंसान के लिए एक अच्छा जीवन क्रिएट हो पाए। तो स्टेट में पार्टिसिपेट करना, स्टेट का एक हिस्सा होना एक बहुत अच्छी चीज़ थी उनके लिए, ठीक है? इसीलिए उनका यही कहना था कि स्टेट का पैदा ही इसीलिए स्टेट हुआ है, स्टेट का क्रिएशन इसीलिए हुआ है कि एक बढ़िया लाइफ दे पाए और वो इसीलिए कंटिन्यू टू एग्जिस्ट करता है ताकि जो ये गुड लाइफ है इंसान का, ये गुड लाइफ एंश्योर होता रहे और आगे को चलता रहे। वर्च्यू इज द गोल्डन मीन बिटवीन टू वाइसेस, उनका ये कहना है। गोल्डन मीन के ऊपर उनका बहुत ध्यान, बहुत ज्यादा उनका अटेंशन था। बुद्धिज्म के अंदर हम इसे मध्यम मार्ग का भी कॉन्सेप्ट कहते हैं कि मिडिल वे इज ऑलवेज गुड वे अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ये एथिकल कॉन्सेप्ट है उनका, ये पॉलिटिक्स बुक में नहीं है, इसीलिए ये हम उनके निकोमेकियन एथिक्स नाम की जो एथिक्स के ऊपर बुक है उसके ऊपर, उस बुक के अंदर हम इस चीज को देख पाते हैं। द होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, मेटाफिजिक्स बुक में इस बात को वो कहते हैं। उनका मानना था कि जो समूह है वो समूह ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, समूह ज्यादा बड़ा है इन कंपेयर टू इट्स पार्ट्स, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट कोटेशन है एरिस्टोटल के बारे में। अब अगर माकियावेली की बात करूं तो माकियावेली का इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैन नॉट बी बोथ। सुपर इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बहुत ज्यादा, वन सेकेंड बोलना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा रिपीटेड कोटेशन है, कई जगह पूछे जा चुके हैं, तो इसको भी पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस है, इसको देख के कोई भी एक्स वाई जेड आंसर कर देगा और अब एग्जामिनेशन इतने सिंपल नहीं रहे हैं, ठीक है? तो ये प्रिंस बुक से था। A republic has greater vitality than a principality because it has more men worthy of command। इसको भी इजीली तुम लोग गेस कर पाओगे कि ये माकियावेली का कोट है। अगर माकियावेली को ध्यान से तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि माकियावेली वाज अ सपोर्टर ऑफ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैंने भी अभी 5-10 मिनट पहले बोला भी था कि माकियावेली जो है रिपब्लिक को पसंद करने वाले एक थिंकर थे। ठीक है, वहां उन्होंने इस आइडिया को दिया था। उनका कहना था कि प्रिंसिपैलिटी के अंदर जो है एक राजा है, वो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो गलती कर सकता है, बट रिपब्लिक के अंदर कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में, इसीलिए जो है रिपब्लिक इज ऑलवेज कि ऑलवेज वायबल और सुइटेबल, क्योंकि वहां जो है ज्यादा वर्दी लोग जुड़े हुए हैं डिसीजन मेकिंग में, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। द प्रिंस मस्ट बी अ लायन टू फ्राइटन वुल्व्स एंड अ फॉक्स टू रिकॉग्नाइज ट्रैप्स। ये वही वाली बात होगी, लायन एंड फॉक्स वाली। उनके अंदर लायन वाली क्वालिटीज भी होने चाहिए कि लोग डरे उनसे, वो खड़े हो जाए, महाराज आ गए तो सारे लोग डरे, कोई कोई साहस ना कर पाए, कोई हिम्मत ना कर पाए महाराज के साथ कुछ गलत करने का, उस प्रदेश के साथ कुछ धोखा करने का। और फॉक्स होना चाहिए उनको, उनको चतुर होना चाहिए, कनिंग होना चाहिए कि वो क्विकली सामने वाले अगर कोई अगर प्लानिंग कर भी रहा है, कोई ट्रैप अगर क्रिएट भी कर रहा है, तो राजा जो है क्विकली उसको रियलाइज कर पाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एक एक जो सजेशंस दिए थे स्टेट क्राफ्ट के इन हिज प्रिंस बुक, उसमें ये हमें देखने को मिलता है। मैन आर अनग्रेटफुल, फिकल, फॉल्स, कावर्डली, कोवेशियस। तो ये सारी चीजें उनकी ह्यूमन नेचर के बारे में है। ये भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसके भी पूछने की पॉसिबिलिटीज कम है। नेक्स्ट है, सन कैन बियर विद इक्वेनिमिटी द लॉस ऑफ हिज फादर बट द लॉस ऑफ हिज इनहेरिटेंस में ड्राइव हिम टू डिस्पेयर। कि इंसान इस कदर से बदतर होते हैं, इंसान अकॉर्डिंग टू मैकियावेली इतने बुरे होते हैं कि वो अपने फादर की डेथ को भी 2 मिनट को भूल सकता है, बट अगर उनके प्रॉपर्टी को छीनना चाहोगे, अगर उनके राइट्स को छीनना चाहोगे तो इंसान भूल जाएगा तुरंत, आपको आपको नहीं मानेगा, वो तुरंत ही इंसान नहीं एक्सेप्ट करेगा उस चीज को। क्यों? क्योंकि इंसान का नेचर ही गंदा है, इंसान जो है सेल्फ कंज्यूम्ड रहता है हमेशा, इंडिविजुअलिस्ट रहता है इंसान हमेशा। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्क्राइब करते हुए माकियावेली ने कहा था। इस कोट को भी आप लोग इजीली गेस कर सकते हो, माकियावेली के कोटेशंस को आप बहुत आसानी से गेस वर्क से भी आंसर कर सकते हो, ठीक है? ये थोड़ा सा यूनिक कोट है, इसको शायद आप लोग ना गेस कर पाओ माकियावेली के साथ, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। Whosoever desires constant success must change his conduct with the times। वो जो चेंज के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं कि वक्त के साथ बदलने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि आप धर्म के नाम पे बैठे रहोगे और भगवान के नाम पे, चर्च के नाम पे, गॉड के नाम के सिर्फ पूजा पाठ करके बैठे रहोगे। ठीक है, वो सारी चीजें आपके पर्सनल डोमेन में है, दैट्स गुड,
बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्टेटक्राफ्ट, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेस, ग्रोथ, आपको बदलने की आवश्यकता है, आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने स्ट्रेटजीज को चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है? तो वही बात आपके केस में भी, तुम सबके केस में भी आता है। अभी सीयूईटी पीजी कर रहे हो, तो सीयूईटी पीजी के लिए एक अलग स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, अलग माइंडसेट को फॉलो कर रहे हो। आज से 1.5 साल बाद थर्ड सेमेस्टर में जाके जब यूजीसी नेट की तैयारी करोगे, तब तुम्हें अपने स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा, उस वक्त के कंपटीशन के हिसाब से तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। तो ऑल दोस थिंग्स आर देयर, ठीक है? सो ये रैपिड रिवीजन का पहला एपिसोड था। अगर ये पसंद आया है तो कमेंट में बताना, और भी आगे लेकर आऊंगा। और अगर नहीं पसंद आया तो मुझे तुम्हारे रिएक्शन से ही ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करो, यार दोस्तों के साथ शेयर करो।